मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा अपने बायोलॉजी क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग मोलेकुलर बायोलॉजी का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए की संरचना का अध्ययन करेंगे। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक माइकल नाम का साइंटिस्ट 1869 में किए। उन्होंने WBC जो पस में बहुतायत से पाया जाता है उसमें बड़े बड़े न्यूक्लियस देखकर उसे आइसोलेट किया, अलग किया और उसके केमिकल नेचर की जांच किया। उन्होंने पाया कि इसमें कोई अत्यंत जटिल और काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला काफ़ी भारी कंपाउंड है जो अनजान है, तो उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन रख दिया। तो डीएनए की खोज मिसर ने किया और इसका नाम उन्होंने न्यूक्लियन रखा। बाद में इस न्यूक्लियन के अंदर फिशर नाम के साइंटिस्ट ने हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड की खोज किया। उन्होंने पाया कि इसमें प्यूरिन और पाइरिमिडिन ये दो ग्रुप के कंपाउंड पाए जाते हैं जो बेसिक नेचर के हैं, इसलिए सामान्य रूप में हम लोग नाइट्रोजन बेसेज कहा करते हैं। कोसेल नाम के वैज्ञानिक ने दो प्रकार के प्यूरिन की खोज की जिन्हें एडेनिन और गुआनिन नाम दिया गया। इसी तरह दो प्रकार के पाइरिमिडिन की भी खोज की जिसे साइटोसिन और थाइमिन नाम दिया गया। इस खोज के लिए उन्हें 1910 में नोबेल प्राइज मिला। अब लेविन ने न्यूक्लियन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोलाइज करके डाइजेस्ट करके उसका अध्ययन किया, तो उसमें डीऑक्सो राइबोज नाम का डीऑक्सी राइबोज एक ऑक्सीजन कम वाला राइबोज शुगर है, इसकी खोज किया और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की खोज किया। ये दोनों एडेनिन और गुआनिन है प्यूरिन ग्रुप के, और ये थाइमिन और साइटोसिन है पाइरिमिडिन ग्रुप के। तो इस तरह डीएनए में फॉस्फेट, शुगर और 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हुए। अब पेंटोज शुगर एक एक्सिस का काम करता है जिसके पहले कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुटा करता है। प्यूरिन अपने 9वें पोजीशन से और पाइरिमिडिन अपने 3रे पोजीशन से इस पर जुटकर न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बनाता है। इसी तरह फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड के शुगर के 5वें कार्बन पर जुटकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। यहाँ फिगर में देखिए, ये कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 जुटा हुआ है पाइरिमिडिन का, और कार्बन नंबर 1 से प्यूरिन का नंबर 9 जुटा हुआ है। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और शुगर का हाइड्रोक्सिल मिलकर पानी बना लेता है। यहाँ भी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और इस शुगर का हाइड्रोक्सिल मिलकर पानी बना लेता है और न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बनाता है। अब इसके 5वां कार्बन जो यहाँ होता है, इस कार्बन से जब फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं।
एडेनिन जब रहेगा तो इसे डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन रहने पर डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड या डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन रहने पर डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड या डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यहाँ नाम का तरीका बदला, साइटिडीन, और थाइमिन रहने पर थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट होगा। प्यूरिन से इन और पाइरिमिडीन से डीन, इस तरह से सफिक्स बदले। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड एक कतार में सज जाते हैं और फॉस्फेट अपने आगे के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुटकर डायएस्टर बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से जुड़ते चला जाता है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक पॉलीमर चेन या पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। अब इस चेन में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट में एक हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाता है। इस एक्टिव हाइड्रोजन के कारण फॉस्फेट की सतह निगेटिवली चार्ज हो जाती है और हर एक न्यूक्लियोटाइड एक मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, अर्थात हजारों की संख्या में रहने के कारण यह पॉलीमर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए रखा गया। अब 1944 में जब एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी ने बताया कि डीएनए ही सभी बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, तो इस पर रिसर्च कुछ आगे बढ़ा। चारगाफ ने कई वायरस, कई बैक्टीरिया, कुछ फंगस, कई प्लांट और एनिमल्स के न्यूक्लिक एसिड प्राप्त किया, उसे हाइड्रोलाइज करके एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन चारों बेसेज की मात्रा निकाला। जब इनके मोलर कंसंट्रेशन को परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट किया गया तो उन्होंने पाया कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और गुआनिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर है, यानी ए और जी मिलकर 50%, टी और सी मिलकर 50%। यहाँ ए और जी मिलकर टोटल प्यूरिन और टी और सी मिलकर टोटल पाइरिमिडिन हुए। अब मान लिया आपसे कहा जाता है कि ए की मात्रा 23% है, तो जी की कितनी होगी? तो 50 में 23 घटा दीजिए, जी हो गया 27%। अब ए बराबर टी होता है तो टी भी 23% और जी बराबर सी होता है, इसलिए सी भी 27%। तो ए 23, टी 23, जी 27 और सी भी 27। इस तरह से आपको अगर कोई एक बेस की मात्रा दिया हुआ रहे तो दूसरे का पता चल जाएगा। अब इस तरह का बराबर बराबर का नियम क्यों हुआ? इसे चारगाफ्स रूल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेसेज कहा जाता है, चारगाफ के समतुल्यता का सिद्धांत। तो यह है थाइमिन। थाइमिन के सामने अगर एडेनिन रख देते हैं तो इन दोनों के बीच 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी तरह साइटोसिन के सामने गुआनिन रख देते हैं तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब एक दूसरे के नीचे रखिए, तो एक कतार में ये, दूसरे कतार में ये, पहले कतार में ये तो दूसरे कतार में ये आ जाएगा। तो इस तरह का बॉन्ड रिलेशन तभी संभव है जब डीएनए में 2 धागे हों, एक धागे का ए दूसरे के टी के सामने
और पहले का जी दूसरे के सी के सामने, यानी आमने सामने ये रहे। तो AT के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और GC के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी DNA डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा। चारगाफ ने पाया कि 5X174 नाम के वायरस में AT बराबर बराबर नहीं है, GC भी बराबर बराबर नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई DNA सिंगल स्टैंडर्ड हो तभी A बराबर T नहीं होगा और G बराबर C नहीं होगा। बाद में 3 और वायरस S13, F1 और M13 में सिंगल स्टैंडर्ड DNA का पता चला। अब जस्ट फॉर इंटरेस्ट चारगाफ ने AT जोड़े और GC जोड़े के बीच का रेशियो निकाला। सभी यूकैरियोट में AT/GC रेशियो 1 से अधिक है, यानी यूकैरियोट के DNA में AT की मात्रा ज़्यादा है, GC की मात्रा कम है। लेकिन प्रोकैरियोट में यह कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। चारगाफ के दिए टेबल से मैंने कुछ उदाहरण निकाले कि हर्पिक सिम्प्लेक्स जो एक वायरस है, इसमें रेशियो 0.36 है। माइकोकॉकस लाइसोडिक्टिकम में 0.39 और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में 0.42। तो एक वायरस और 2 बैक्टीरिया में 1 से कम रेशियो हुआ। ई कोलाई के 13 स्ट्रैंड में दोनों बराबर है, AT/GC बराबर 1 है। लेकिन डिप्लोकॉकस न्यूमोनियाई में 1.59 है, काफ़ी ज़्यादा है। और रामी बैक्टीरियम रामोसम में 2.32 है। यह अमाउंट 2.32 सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाईएस्ट वैल्यू है। मनुष्य में यह 1.52 से लेकर 1.62 तक अलग अलग टिश्यूज में वैरी कर रहा है। तो इतनी खोज के बावजूद यह पता नहीं चला कि DNA वास्तव में देखने में कैसा लगता है। इसके लिए एक अलग तरह का स्टडी की ज़रूरत है, जो 1950 के बाद हुआ। उन बातों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।